आइए दोस्तों, वर्णमाला का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं इस पर लिखा हुआ है वर्णमाला। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपका जवाब है वर्णमाला है जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे क के बाद ख आता है, फिर ग आता है, फिर घ आता है। तो ये क्या है? व्यवस्थित हैं। अगर हम इसे आगे पीछे करते हैं तो ये व्यवस्थित नहीं रहेंगे। व्यवस्थित जो तरीका है उसी को आप वर्णमाला कहेंगे। दूसरी बात आती है आपकी स्वर की, कि स्वर कितने हैं। तो स्वर आपके 11। कई किताबों में 13 दे रखा है, लेकिन यूपी पुलिस में जो पूछा जाता है, टेट में पूछा जाता है, उसमें आपको 11 ही बताने हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 11 ये स्वर हैं जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप कह रहे होंगे यहाँ पे छोटी अंग और बड़ी अंग ये कहाँ चली गई। तो जो छोटी अंग और बड़ी अंग है, ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। इनको छोटी अंग और बड़ी अंग, इनको अयोगवाह कहा गया है। अयोगवाह व्यंजन, अयोगवाह व्यंजन है, क्योंकि ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन। क्योंकि ये स्वर के बाद आते हैं, व्यंजन से पहले, तो इनको स्थान नहीं है। आगे हम देखते हैं कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर आप देख पा रहे हैं कि मूल स्वर हैं आपके छोटा आ, छोटी ई, छोट और री। ये मूल स्वर हैं आपके। संयुक्त स्वर और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा चुका है कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो ये हैं। संयुक्त स्वर की बात करें तो ये आपका छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, वो है आपका जीव के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, ये अग्र स्वर है जीव के आधार पर। मध्य स्वर की बात करें तो ये अ। पश्च स्वर तो ये बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये आपका और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी यूपी पुलिस में। चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, हर परीक्षाओं में वर्णमाला से 3 से 4 नंबर आना तय है। अगला है मुखाकृति, यानी मुख खुलने के आधार पर। मुख कितना खुल रहा है आपका, कम खुल रहा है कि ज़्यादा खुल रहा है, उसके आधार पर डिपेंड करेगा। तो पहला है आपका, पर इसके चांस परीक्षा में थोड़े कम रहते हैं, लेकिन फिर भी हमको ध्यान तो पूरा देना ही देना है। समृद्ध स्वर जो 4 हैं आपके, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध स्वर छोटी ए और छोटा ओ। अर्ध विवृत स्वर छोटा आ, बड़ी ए, बड़ा ओ। विवृत स्वर बड़ा आ। इसको भी हम थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, लेकिन याद रहे हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना जीव के आधार पर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। आगे आप देख रहे होंगे महत्वपूर्ण चीज़ है वर्ग। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ग जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वर्ग ये पूरा हो गया, क ख ग घ ङ। च वर्ग च छ ज झ ङ। त वर्ग ऐसे इस तरीके से वर्ग हो गया। अगर मैं कहूँ कि पहला वर्ग, तो इस तरीके से देखेंगे क च ट तब। दूसरा वर्ग ख च ट थप। तीसरा वर्ग ग ज ड़ दब। चौथा घ ज ड़ दब, इस तरीके से। और सबका आप देख रहे होंगे पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर है, इसको हम नासिक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये नाक के स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, नाक की सहायता से नासिक व्यंजन है। आगे हम देख रहे हैं कि अब तुम सोच रहे होंगे कि इनका काम क्या है। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आपसे यही पूछा जाएगा कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं। कंठ, तो कंठ से आप देखें क वर्ग, यानी क ख ग घ, ये पूरा बोला जाना है कंठ से। इसमें छोटा, बड़ा आ और ह ये भी शामिल है। तो ये आपका कंठ से बोला जाना है। बात आती है च वर्ग की। तो च वर्ग में च छ ज झ व, ये सब बोला जाना है। ये ई और यस, ये भी आपका रहेगा तालु से। मूर्धा में है ट वर्ग, जिसमें री होगा, पेट चिरस्सा है और आपका र है। फिर आपका है दंत। दंत में क्या है, त वर्ग पूरा, ल, स और ल। इसको भी कई बार पूछा गया है। ओष्ठ यानी प वर्ग, जिसमें आपका प, फ, ब, ये पूरा पूछा जाना है, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब बात हम इसको याद कैसे रखें, ये बड़ी समस्या वाली बात है। तो याद रखने के लिए देखिए, मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, जिससे कि आप ध्यान रख सकते हैं। कंठ, क वर्ग, जिसमें कंठ से आह होगा। च वर्ग में आप कहेंगे कि
च वर्ग में ई है, यस, इसे आप याद रख सकते हैं कि च वर्ग में यानी तालु में ई है, यस, ई और यस। मूर्धा में ट वर्ग तो है ही है, और ऋषि, ऋषि पेट से संबंधित, तो र और रई दोनों आ गए और पेट से संबंधित भी आ गया। दांत वाला देखेंगे त वर्ग, तो दांतों में आपके क्या लग गया है, लसा, तो ल और स, और ये भी आ जाएगा ल। ओष्ठ वाला इसको तो आप वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि जिसमें ओठ मिलने चाहिए, तो प वाला आप पूरा पढ़ना जिसमें ओठों की सहायता ली जा रही है, प फ ब पढ़ के भी देखेंगे तब भी ओठ आपके चिपकेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो मिलके भी बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कंठ और तालु, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, कंठ और तालु, इन दोनों का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे छोटी ए और बड़ी ए इनका प्रयोग होता है। कंठ और ओठ, इन दोनों की सहायता से छोटा ओ और बड़ा ओ बोला जाता है। दांत और ओठ यानी दंतोष्ठ, तो ये आपका व, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में, हर परीक्षा में उसमें हिंदी आएगी, तो इन क्वेश्चनों से बनना तय है। आगे हम देखते हैं, अब हमारा मातक हो गया, अब अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है। तो अंतःस्थ व्यंजन है आपके चार, य र ल, य र ल व, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका पेपर में। फिर आपका आता है ऊष्म व्यंजन, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा है ऊष्म व्यंजन कितने हैं, अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, तो चार, कौन कौन से हैं, य र ल, ऊष्म व्यंजन श स श ह, चार। उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो पूछा ही गया है कई बार, संयुक्त व्यंजन। पहले संयुक्त व्यंजन तीन थे, जो आपका छ त्र ज्ञान, चौथा इसमें आपका जोड़ दिया गया है स्र। तो आपसे कोई अगर पूछे कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो आप उनकी संख्या बताएंगे चार। फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो ये संयुक्त व्यंजन हैं, तो वो किन किन से बने हुए हैं मिलके। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी वर्णमाला का अंतिम शब्दकोश का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो ज़्यादातर बच्चे बताएंगे ज्ञ, इसको बताएंगे, जबकि ये गलत आंसर है। सही आंसर है हमारा ह, अंतिम वर्ण। अब तुम कहोगे ह कैसे, हाँ यह है कि ह के बाद क्या आता है, जब आप पढ़ते हैं क ख ग घ ऐसे करके, तो आता है ह के बाद आपका आता है छ त्र ज्ञ और स्र, ये आता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये तो अक्षर है ही नहीं, ये तो मिलके बने हुए हैं, तो किस किस से मिलके बने हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा चुका है। तो ये आपके छ है, किससे मिलके बना है, आधा क और पेट चीरा स, तो ये है छतरी वाला छ, तो ये हो गया। त्र, त्र आप इसे पढ़ के भी देख सकते हैं, त्र, तो पहले त का आ रहा है, बाद में र आ रहा है, जो पहले अक्षर आ रहा है, अब हम इसको पढ़ते हैं ज्ञान, ज्ञान, जबकि हम गलत पढ़ते हैं ज्ञान, ये बोला जाएगा ज्ञान, ज्ञान, तो आधा ज और वहाँ श्रम है, सलजम वाला आधा स और र। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि च किन वर्णों से मिलके बना है, त्र किन वर्णों से मिलके बना है, ज्ञ है जो वो किन वर्णों से मिलकर बना है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं विशेष तौर पे, वो मैंने यहाँ पे नोट करके लिख रखी हैं, आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है। पहला है अर्धस्वर, अर्थ मतलब हो गया संघर्षहीन, जिसमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, यानी संघर्ष नहीं होता, यानी जैसे आप व्यंजन पढ़ते हैं, व्यंजन तो उसमें स्वर की सहायता पड़ती है, इसमें ना के बराबर है संघर्ष, ना के बराबर, वो है य और वह, इसीलिए इनको अर्धस्वर कहा गया है, अर्धस्वर इनको कहा गया है। अब ये वाला भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लुंठित व्यंजन, यह दूसरा नाम है इसका प्रकंपित व्यंजन, जो है र, कई बार क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछा गया कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, तो वो आपका जवाब होगा र। फिर तीसरा आपका पार्श्विक व्यंजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है ल। चौथा नोट पॉइंट है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणित व्यंजन, जो आपने ये देखा होगा कि ये मैंने अभी ऊपर नहीं लिखा है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन नीचे बिंदी लगी हुई है ड पे और ढ पे। पांचवा है आपका
स्वर यंत्री या अलजवा या काकव्य व्यंजन, वो है ह। इसके चांस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन हमको तो वर्णमाला अच्छे से कंप्लीट करनी है, तो हर चीज़ पढ़ना होगा कि कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से छूटे ना। हमारा अंतिम प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ उसमें कवर हो जाए। अगला है अयोगवाह, जो मैंने अभी आपके ऊपर बताया था, छोटी अंग और बड़ी अंग। मैंने आपसे कहा था कि ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है, इनको क्या कहा गया है, अयोगवाह व्यंजन। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि हिंदी शब्दकोश का अंतिम वर्ण जो है वो ह है, क्योंकि ह के बाद तो ये आता है छ, त्र, ज्ञान और स्र। तो आपको अच्छे से पता है कि क्षेत्र ये संयुक्त व्यंजन है, अभी हमने आपको ऊपर बताया है, ये किसी से मिलके बने हुए हैं। अंतिम मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, ये सबसे छोटी इकाई है भाषा की, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब आपको अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, वर्ण भी लिखा आ जाए ध्वनि भी लिखा आ जाए, तब आपको ध्वनि टिक करना है। नहीं तो ज़्यादातर आपके क्वेश्चन आप देखेंगे या तो 4 ऑप्शन में से एक वर्ण लिखा होगा, या वर्ण या फिर ध्वनि, इन दोनों में से कोई एक ही लिखा हुआ। लेकिन बाई चांस अगर कहीं ऐसा हो कि एक ऑप्शन में लिख दे वर्ण और एक ऑप्शन में लिख दे ध्वनि, तो आपको ध्वनि करना होगा। वैसे दोनों सही हैं, अगर दोनों आ जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक टिक करना होगा ध्वनि। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बारी बारी से कर दूं, जिससे आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकें और अपने नोट्स बना सकें, क्योंकि परीक्षा के समय कम समय में ज़्यादा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।